मित्रों नमस्कार। आज 12 मई है और कविता का पक्ष की 12वीं कड़ी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, कुछ क्षेत्र, कुछ फील्ड ऐसे होते हैं जिनका हमारे जीवन के साथ अपरिहार्य रिश्ता होता है। हम उससे सीधे तौर पर जुड़े रहें या नहीं, उसकी गतिविधियों का हम पर सीधा असर पड़ता है। इतना सीधा कि कदम कदम पर वे हमारी चाल को टेढ़ा कर सकते हैं, हमारी जीवनचर्या में आमूलचूल परिवर्तन ला सकते हैं, हमारे हंसने, रोने, बतियाने, राय रखने को नियंत्रित कर सकते हैं। धर्म, नस्ल और जाति के नाम पर हमें कई धड़ों में बांट सकते हैं और हम उन्माद में आकर कुछ इस तरह से बर्बर भी हो सकते हैं कि अपने विरोधी के सिर को उसके धड़ से अलग कर सकते हैं। हम बात सियासत की कर रहे हैं, हम बात राजनीति की कर रहे हैं, जिसके कई चेहरे हैं और वे चेहरे जगह जगह के हिसाब से तय होते हैं और हर हिसाब में, हर हाल में जीत लेने की, सत्ता हथिया लेने की जुगत शामिल होती है। मूल्यों से कोसों दूर वे मंसूबे पाक नापाक रास्तों को लेकर किसी अंतर्द्वंद में नहीं पड़ते, उसके शिकार नहीं होते। उन्हें तो बस शिकार करना होता है। उन्हें जो कुर्सी दिखती है, जिस सिंहासन को वे पाना चाहते हैं, हर हाल में वह उन्हें प्राप्त हो जाना चाहिए। राजनीति की भाषा कभी तल्ख तो कभी चाशनी से लिपटी भी होती है। बस वे जो चाहते हैं लोग वे करते जाएं। शकील बदायूनी जी का एक शेर यहां पर याद आ रहा है। कांटों से गुजर जाता हूं दामन को बचाकर, कांटों से गुजर जाता हूं दामन को बचाकर, फूलों की सियासत से मैं बेगाना नहीं हूं, फूलों की सियासत से मैं बेगाना नहीं हूं। राजनीति कभी सेवा रही होगी, आज वह एक अमूमन आज वह एक करियर है जिसमें सक्सेस का स्क्रिप्ट लिखा जाता है और अगर वह खुद न लिखा जा सके तो बाजार में ऐसे स्क्रिप्ट राइटर भरे पड़े हैं जिन्हें खरीद कर, जिनसे अपने पक्ष में स्क्रिप्ट लिखाई जा सकती है। मजे की बात तो यह कि कई बार एक ही एक्सपर्ट कभी इस दल का तो कभी उस दल का मजमून तैयार कर रहा होता है, कभी इस पार्टी की तो कभी उस पार्टी की स्ट्रेटजी
तय कर रहा होता है। यह राजनीति है जिसमें हर पल रंग बदलते हम देखते हैं। उद्देश्य सिर्फ एक, सेवा नहीं, सक्सेस। अंबर बहराइची का एक शेर है, आप लोगों में से कईयों ने सुना होगा। ये सच है, ये सच है, रंग बदलता था वह हर एक लम्हा। ये सच है, रंग बदलता था वो हर एक लम्हा, मगर वही तो बहुत कामयाब चेहरा था, मगर वही तो बहुत कामयाब चेहरा था। तो कविता का पक्ष की इस 12वीं कड़ी में हम लोग आज अशोक वाजपेयी जी को सुनेंगे, जो कविता और राजनीति को लेकर अपनी बात रखेंगे और उस बातचीत में कई सारी कविताएं भी हमारे बीच वे उद्धृत करेंगे। तो आइए हम उन्हें स्टेज पर आमंत्रित करते हैं। कविता का पक्ष की 12वीं कड़ी। नमस्कार। नमस्कार, कविता स्वागत। का पक्ष की ये 12वीं कड़ी है। जो लोग पहली बार सुन रहे हैं उनका स्वागत, जो सुनते रहना उनका आभार। इस बार हम बात करेंगे कविता और राजनीति पर। कविता और राजनीति का संबंध, द्वंद्व, संवाद बहुत पुराना। अगर हिंदी कविता की ही आप परंपरा पर नजर डालें, भक्ति काव्य, उसकी भक्ति काव्य तो एक तरह से प्रति राजनीति, वो राज्य और धर्म दोनों की सत्ताओं की परख कविता को एक तरह की जनतांत्रिक राजनीति के रूप में अवस्थित करता है। आप याद करें तुलसीदास के यहाँ रामचरितमानस में राम जब अयोध्या में सिंहासन पर बैठ गए हैं तो वो नागरिकों को संबोधित करते हैं कि जो अनीति कछु भाखों भाई, तो मोहे बरजो भय बिसराई। अगर मुझसे कुछ अनीति हो जाए तो नागरिकों मुझे बिना भय के बरजना, टोकना। ये तुलसीदास राम से कहलवा रहे हैं। और हम एक ऐसे समय में आ गए हैं जहां सत्ता को टोकना लगभग अपराध बन गया है। संतन को सीकरी से का मोहनदास की, और सूरदास के यहाँ धो तुम राजनीति कराए, हम कहती हैं उर्दू से। आगे पद में ये भी कहते हैं, मूर्ख मूर्ख राजे की इन्हें पंडित फिरे भिखारी, उधो कर्मन की गति न्यारी। तो ये एक परंपरा थी जिसमें राजनीति का एक तरह से नैतिक मूल्यांकन कविता करती थी। अब 19वीं सदी के अंत में राजनीति का स्वरूप भारत में बदला और स्वतंत्रता संग्राम के कारण और उसके दौरान व्यापक जन की भागीदारी की राजनीति शुरू, और यही धीरे धीरे विकसित होती गई, जो स्वतंत्रता की प्राप्ति और अंतः लोकतंत्र की स्थापना में प्रतिफलित हुई। सामूहिक मुक्ति की कोई अवधारणा संभवतः हमारी परंपरा में से पहले नहीं थी। व्यक्तिगत मोक्ष था, व्यक्ति का निर्वाण प्राप्त करना संभव था, पर सामूहिक मुक्ति यानी स्वतंत्रता की धारणा एक तरह से महात्मा गांधी ने भारत में प्रतिष्ठित की।
और वो एक सामूहिक मुक्ति में स्वतंत्रता को बदला। तो वो मुक्ति व्यक्तियों की मुक्ति नहीं थी, वो समाज की मुक्ति थी। तो जो भी हो, कविता की जो परंपरा इस जनधर्मी राजनीति के चलते बनी हिंदी में, वो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सत्ता की प्रश्नांकन की थी, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वो लोकतांत्रिक सत्ता के भी प्रश्नांकन की और व्यवस्था विरोध की थी। तो एक तरह से हिंदी में व्यवस्था विरोध एक स्थायी भाव है। आप में से कुछ को याद होगा कि इस ओर अज्ञे ने सबसे पहली बार इशारा किया कि सत्ता की भाषा हिंदी कभी नहीं रही है, संघर्ष की भाषा ही है। अब कई कवियों ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान या के बाद में नक्सल आंदोलन में या जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति के आंदोलन में कविता से भागीदारी की, यानी नागरिक के रूप में भी भागीदारी की है, कविता से भागीदारी की, और कई बार नागरिक के रूप में तो भागीदारी की है पर कविता लिखी नहीं। और कविता और राजनीति के जो परस्पर संबंध है, में एक बड़ी दिक्कत जो है वो ये है कि राजनीति सामान्यीकरणों का सहारा लेती, जबकि कविता, जैसा मैं कहता आया हूं, सामान्यीकरण के विरुद्ध एक अथक सत्याग्रह है। वो तो विशेषीकरण, यानी इस अर्थ में विशेषीकरण नहीं कि वो अपने को विशेष बनाती है, बल्कि इस अर्थ में कि वो ब्योरों में बात करती है, सामान्यीकरणों में नहीं। और अगर कभी कभी सामान्यीकरण उसमें आता भी है तो वो ब्योरों से सत्यापित हो तभी मान्य होगा कविता में। और अक्सर सामान्यीकरण की पदावली अभिधा की होती है, और राजनीति तो लगभग पूरी तरह से अभिधा में ही होती है, जबकि कविता में उसके अलावा भाषा के दूसरे माध्यमों का भी, दूसरी व्यंजना और लक्षणा इत्यादि का भी प्रयोग। फिर अगर आप आज की राजनीति पर नजर डालें तो झूठ झांसों, हिंसा, नफरत, अत्याचार पर आधारित जो सत्तारूढ़ राजनीति है, उसमें कविता की तो कोई जगह है। हिंदी कविता दरअसल इस सत्तारूढ़ राजनीति का प्रतिपक्ष है। और ये बात समझने की है कि अगर इस राजनीति में कविता की कोई जगह नहीं है तो इसका एक कारण ये भी है कि उसमें प्रतिपक्ष की भी कोई जगह नहीं। फिर राजनीति अक्सर मूल्यहीन हो जाती है। हमारे समय में तो वो राज पर इस बुरी तरह से केंद्रित हो गई है कि उसमें किसी तरह का नीति बोध बचा ही नहीं, बल्कि इसको राजनीति कहना एक मुहावरे में तो ठीक है, लेकिन एक सटीक पद के रूप में ठीक नहीं है, क्योंकि ये तो नीति शून्य राजनीति है और वो मूल्यहीन राजनीति। अब कौन किस तरह के, आप देखें लोकसभा चुनाव चल रहा है, किस तरह के घटिया, अदेश, लगभग अभद्र स्तर पर उतरकर बड़े से बड़े नेता, देश का शीर्ष नेता बात कर रहा है। तो ऐसी मूल्यहीन राजनीति हो चुकी है कि कविता का उससे
विरोध का ही संबंध हो सकता है, साहचर्य का कोई संबंध नहीं हो सकता। और राजनीति की एक मुश्किल भी है, हर तरह की राजनीति की, ये जो घटिया सांप्रदायिक धर्मांध राजनीति इन दिनों सत्तारूढ़ है, उसी की नहीं। सारी राजनीति की एक दिक्कत है कि वो सर्वग्रासी होती है, वो सारे जीवन पर अपना कब्जा करना चाहती है, और इसलिए वो कविता को भी अपना अनुचर बनाना चाहती है, सहचर बनाना नहीं। और क्योंकि कविता एक स्वतंत्रता की विधा भी है, वो सिर्फ सृजन की और कल्पना की और भाषा भर की विधा नहीं है, स्वतंत्रता की भी विधा है, साहस की भी विधा है और निर्भयता की भी विधा है। और इसलिए उसका जो द्वंद्व होता है राजनीति से, वो लगभग जैविक है, जैविक रूप से अनिवार्य है, वो तो होकर ही रहेगा। आप सोचें, बहुत कम कविता है हिंदी की अपनी काव्य संपदा में जो सत्ता का महिमा मंडन या उसका समर्थन करती। जो राजकवि थे 18वीं 19वीं शताब्दी में, उनमें भी ये जो राजभक्ति थी उसको दबोचती हुई एक स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति संभव हो पाती थी। अब वैसे तो राजनेता, राजनीतिक दल बहुत सारे मंथन शिविर और चिंतन शिविर इत्यादि करते रहते, पर आत्मालोचन कभी नहीं करते। आत्मालोचन इस अर्थ में शायद करते होंगे कि हमने इस बार उस पर कब्जा करने में क्या कोताही की, कितना कम किया है, कितना ज्यादा किया वगैरह वगैरह, लेकिन किसी तरह की नैतिक प्रश्नों को या मूल्य संबंधी प्रश्नों पर कोई चिंतन नहीं होता, कोई आत्मालोचन राजनीति में बचा ही नहीं। और कविता बिना आत्मालोचन के संभव नहीं है। तो फिर एक विपर्यास पैदा होता है। ऐसे समय होते हैं, और दुर्भाग्य से हमारा समय वैसा है, जब राजनीति से मूल्य गायब हो चुके हैं, राजनीति मूल्यों से खाली है और धर्म अध्यात्म से विरत हो चुके हैं। तो ऐसे में कविता मूल्यों और अध्यात्म का ठिकाना, घर, पता होती है या बनती है। हमारा समय कम से कम ऐसा ही है। महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं पर कविताएं लिखी गई, राजनेताओं पर भी कविताएं लिखी गई, गांधी पर, नेहरू पर, औरों पर, और पूरे विश्व में मसलन W.B. येट्स ने ईस्टर राइजिंग जो आयरलैंड में हुआ था उस पर महान कविता लिखी। और यूं देखें तो युद्ध जो है वो एक राजनीतिक घटना होती है, और युद्ध पर बहुत काव्य है, हमारे यहाँ भी है, ये वीर गाथा काल है बराबर। तो ऐसी हमारे नागार्जुन ने बहुत ऐसी कविताएं लिखी। इंदु जी क्या हुआ आपको, भूल गई बाप को, और जब विजय लक्ष्मी पंडित चली गई छोड़ के दिल्ली देहरादून, तो उठ के चल दी हुआ, ऐसा भी क्या हुआ वगैरह। और अनेक चरित्रों पर, राजनैतिक चरित्रों पर, घटनाओं पर नागार्जुन ने तो बहुत बार लिखा है। सभी अच्छी कविता नहीं है वो, लेकिन एक तरह से कविता में एक वृत्तांत है उस समय की राजनीति का, जो बड़ा असाधारण वृत्तांत है। अब हमारा जो समय है
उसमें राजनीति में बहुत झूठ और झांसे और नफरत का घटाटोप हो गया। झूठ बोलने वालों में राजनेता ही नहीं, धर्म नेता, पत्रकार और मीडिया के एंकर्स ये सब शामिल। यानी झूठ बोलने वालों की संख्या बढ़ गई, बहुत बढ़ गई। और दूसरा, झूठ फैलाने के माध्यम बहुत बढ़ गए और बहुत सक्षम और सुघर हो गए और व्यापक हो गए। और तीसरा, झूठ पर यकीन करने वाले लोग भी बहुत बढ़ गए। ये जो हिंदी का मध्य वर्ग है, इसका बड़ा हिस्सा झूठ में यकीन करने वाला हिस्सा बन चुका है। ऐसे में सच तो अल्पसंख्यक है, क्योंकि उसको बोल सकने की हिम्मत करने वाले लोग कम है, उसको देख सकने वाले लोग कम है, उसको समझ सकने वाले लोग कम है। तो कविता का एक जरूरी काम ऐसे दुर्दिनों में, ऐसे कुसमय में, ऐसे मूल्यों के आपातकाल में सच को बचाना है। बचाने का मतलब है सच को बोलना और सच को उसकी पूरी विविधता में, बहुलता में एक तरह से बचा के रखना, उस पर इसरार करना। तो ऐसा करते हुए आज कविता निस्संदेह राजनीति के विरुद्ध खड़ी है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो प्रति राजनीति, ठीक उसी तरह से जैसे भक्ति काव्य के दौरान थी वो, क्योंकि सच की जगह भाषा के और बहुत सारे माध्यमों में घट चुकी है और समाज में भी घट चुकी है। वो जिन जगहों में बचा हुआ है, उन जगहों में एक बड़ी जगह कविता। अब ये कह सकने के बाद मैं कुछ कविताएं आपको आपके ध्यान में लाता हूं कि हिंदी कविता में राजनीति के साथ जो संबंध है वो कोई गहरा संबंध नहीं है और कवियों के व्यक्तित्व के अनुरूप वो बदलता, भिन्न होता रहा है। और दूसरा ये कि हम देखें कि कैसे कविता ने राजनीति से अपना संबंध बनाया, बिगाड़ा, गहराया, और कैसे खुद कविता में राजनीति को लेकर कितने तरह के भाव और अनुभव प्रकट होते रहे। तो शुरू करते हैं मैत्री शरणगुप्त से। ये एक मातृभूमि की वंदना में लिखी गई कविता है और मातृभूमि की वंदना उस समय करना एक जरूरी काम भी था और एक साहसिक काम भी था। हे शरणदायिनी देवी तू करती सबका त्राण है, हे मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण है। जिस पृथ्वी में मिले हमारे पूर्वज प्यारे, उससे हे भगवान कभी हम रहे न न्यारे। लौट लौट कर वहीं हृदय को शांत करेंगे, उसमें मिलते समय मृत्यु से नहीं डरेंगे। उस मातृभूमि की धूल में जब पूरे सन जाएंगे, होकर बहुवंदन मुक्त हम आत्मरूप बन जाएंगे। ये मातृभूमि की धूल में लौटने से भवबंधन मुक्त होना और आत्मरूप बनना, ये कविता की एक पकड़ है जो
माँ वंदना करते हुए भी एक बहुत ही मार्मिक ब्यौरा पकड़ ली धूल। माखनलाल चतुर्वेदी हम लोगों ने अपने बचपन में ये कविता बहुत पढ़ी है और गाई है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिन प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जावे वीर अनेक। ये एक तरह से यहाँ पुष्प की ओर से एक अभिलाषा प्रकट हो रही है, जो अभिलाषा मातृभूमि पर अपना सब कुछ बलिदान करने वाला वंदना। जयशंकर प्रसाद ये भी प्रसिद्ध प्रयाण गीत है। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमृत वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो, असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी, हराती सैन्य सिंधु में सुवाड़ अग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो बढ़े चलो बढ़े चलो। तो ये एक काम आप कह सकते हैं का है कि जब मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए संग्राम हो रहा, आप देशभक्तों का, मातृभूमि के लिए बलिदान करने वालों का मनोबल बढ़ाएं। और ये कविताएं जाहिर कर रही हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। और इन सब में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो मानवीय जीवन की सामान्य भावनाएं हैं वो भी विधि हुई हैं। और इसी को मैं कह रहा था कि ये सामान्यीकरण से अलग है। जैसे कविता का शीर्षक ही है वीरों का कैसा हो वसंत। अब वीर योद्धा है, चाहे युद्ध में लड़ रहे हैं, चाहे असहयोग आंदोलन में भाग ले रहे हैं, शस्त्र और अहिंसक रूप से, उनका भी वसंत क्या होगा। वीरों का कैसा हो वसंत, आ रही हिमाचल से पुकार, है उदज गरजता बार बार, प्राचीन पश्चिम भू नभ अपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो वसंत। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुंचा अनंग, वधु वसुता पुलकित अंग अंग, है वीर वेश में किम कंत, वीरों का कैसा हो वसंत। तो वीरों के लिए भी एक वसंत कैसा होगा, ये कवि की एक बहुत ही कोमल सी और बहुत ही मर्मस्पर्शी जिज्ञासा। सोहनलाल द्विवेदी की ये पंक्तियां जो महात्मा गांधी पर हैं, मतलब दसियों वर्षों से लोग याद करते रहे। चल पड़े निधर दो डग मग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, पड़ गए कोटि दृग उसी ओर, इसके सर पर निज धरा हाथ, उसके सिर रक्षक कोटि हाथ, जिस पर निज मस्तक झुका दिया, झुक गए उसी पर कोटि नाथ। महात्मा गांधी से बड़ा जन नेता भारत में पिछले 1000 वर्षों में नहीं। और ये 4 पंक्तियां कविता की महात्मा गांधी की जो हैसियत थी, जो व्याप्ति थी, इसका कितना सुंदर वर्णन करती। रामधारी सिंह दिनकर की कविता और उनकी एक पंक्ति सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, तो
भाई नारा बन गई। तो उस कविता, सदियों की ठंडी बुझी राग सुगबुका उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जनता, हाँ, मिट्टी की अबोध मूर्तें वही, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, अब अंग अंग में लगे सांप चूस रहे, तब भी न कभी मुंह बोल दर्द कहने वाली, इत्यादि। सिंहासन खाली करो, जनता आती है। आगे इन दिनों राम केंद्रित बहुत चर्चा हो रही है, और कवि कैसे देखता है इतिहास को। जो पुल बनाएंगे, जो पुल बनाएंगे वे अनिवार्यतः पीछे रह जाएंगे। सेनाएं हो जाएंगी पार, मारे जाएंगे रावण, जयी होगे राम, जो निर्माता रहे इतिहास में बंदर कहलाए। याद करिए कि जो समुद्र सेतु बना था, वो जिन लोगों ने बनाया था उनको बंदर कहा जाता है। इस पर ये एक चुटीली टिप्पणी शमशेर बहादुर सिंह। अब यहाँ कविता ने अभिथा में भी एक तरह का तनाव पैदा किया। बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही, सत्य का मुख झूठ की आंखें क्या देखें, सत्य का रुख समय का रुख है, अब है जनता को सत्य ही सुख है, सत्य ही सुख। इतना लगता है काश ये हमारे समय में सच हो पाए और सत्य को ही सुख मानने की ओर कुछ लोग बढ़े। नागार्जुन तो संभवतः हमारी भाषा में उनसे बड़ा, उनसे अधिक चौकन्ना कोई राजनीतिक कवि नहीं हुआ। ये कविता भारत भाग्य विधाता, खून पसीना किया बाप ने एक, लुटाई फीस, आंख निकल आई पढ़ पढ़ के नंबर पाए 30, शिक्षा मंत्री ने सीनेट से कहा अजी शाबाश, सोना हो जाता हराम यदि ज्यादा होते पास, पेल पुत्र का पिता दुखी है, सिर धुनती है माता, जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। अब ये एक परिवार की अपने बच्चे को शिक्षा देने की और उसके बाद उसके फेल हो जाने की जो एक तरह की ट्रेजेडी है, उस पर एक टिप्पणी है, और कैसे राजनीति इसको इस फेल होने को, राजनीति अपने फेल होने को कभी माफ नहीं करती और न उसको स्वीकार करती, पर दूसरों के फेल होने को वो अनदेखा करती है, और इसमें तो वो शाबाशी दे देती। ऐसा भी होता था कि कवियों को स्वतंत्रता को लेकर तरह तरह के कवियों में अलग अलग रुख अपनाए। मसलन केदारनाथ अग्रवाल का पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, इस जीवन में हमको तुमको मान मिलेगा, इसी जन्म में इसी जन्म में इस जीवन में हमको तुमको मान मिलेगा, गीतों की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, क्लेश जहां है फूल खिलेगा, हमको तुमको त्राण मिलेगा,
फूलों की खेती करने पूरा हिंदुस्तान, ये एक बहुत ही ज्वलंत आशावाद था जो धीरे धीरे मोह भंग में बदला। और इसीलिए मैंने कहा था कि शुरू से ही, लगभग स्वतंत्रता के थोड़े दिनों बाद से ही, एक तरह का व्यवस्था विरोध कविता में शुरू हो गया। मुक्तिबोध की लंबी कविता अंधेरे में है, तो एक तरह से हिंदी की संभवतः सबसे महान राजनैतिक कविता, महान कविता होने के अलावा, और वो तो हमारे आज के समय का एक यथार्थवादी रूप लगती है, जबकि वो अपने समय का संभवतः एक अति यथार्थवादी रूप थी। उसी का एक अंश है जो सिद्ध है। ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। उदरम भरी बन अनात्म बन गए, भूतों की शादी में कनात से तन गए, किसी व्यभिचारी के बन गए बिस्तर, दुखों के दागों को तमगों सा बहना, अपने ही ख्याल में दिन रात रहना, असंग बुद्धि व अकेले में रहना, जिंदगी निष्क्रिय बन गई दलघर। अब तक क्या किया, जीवन क्या दिया, जीवन क्या जिया। ज्यादा लिया और दिया बहुत बहुत कम, मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम। याद करें, श्रीकांत वर्मा ने कविता में कहा था कि मूर्खों, देश को खोकर ही पाई थी मैंने कविता। तो ये दो अलग दृष्टियां हैं। एक ये कि देश तो गया और हम जीवित बचे हुए, जैसे आज प्रजातंत्र लगभग जा रहा है, हो सकता है अब बच जाए, और हम जीवित हैं, प्रजातंत्र का जो होता है सो हो। संविधान खतरे में है, हम में से अधिकांश को इसकी कोई चिंता नहीं। तो इसी की ओर मुक्तिबोध, मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम। विजय देवनारायण शाही की कविता है, अगाध दृष्टा, बर्बर और एक तीसरा। हमने 21 बार पृथ्वी जीती और 21 बार बर्बरों को दान कर दी, यही कहते हुए इसे भी बर्बरों को ले जाने दो, क्योंकि हम जिस अगाध की तलाश में थे, बर्बरों का उससे कोई सरोकार नहीं था। तब भी तुम उन जाते हुए मणिमुकुटों की ओर अपराधी तरसती आंखों से देखा करते थे। तब हमें नहीं ज्ञात था कि भीतर ही भीतर तुम इतने अशक्त हो गए हो, एक दिन इस तरह नदी पार करके चले जाओगे और रत्न जटित पादुकाओं को अपने भीगे रेशमी बालों से ढक दोगे। अगर तुम्हें सचमुच उन चरणों में सांत्वना मिली होती तो तुम्हारे हृदय में इस तरह आग न जलती होती। उनसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। हमने सुना है कि जब तुम उनसे हमारी निरपेक्ष अगाधता की बात करते हैं तो वे कौतूहल और विस्मय के साथ तुम्हारी ओर देखते हैं। तुम उन्हें कभी न समझा सकोगे कि हम होड़ में न पड़ने वाले लोग सचमुच कितने खतरनाक हैं। ये कविता का एक सत्व है जो एक तरह से जिस पर इसरार हो रहा है कि हम होड़ में पड़ने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन हम खतरनाक हैं, क्योंकि हम होड़ में नहीं। वो नारायण पालकी, कांधे घड़ी या पालकी है किस कन्हैया लाल की।
इस गांव से उस गांव तक नंगे बदन फेंटा कसे, बारात किसकी ढो रहे, किसकी कहारी में फंसे, ये कर्ज पुश्तैनी अभी किस्ते हजारों साल की, कांधे धरी यह पालकी है किस कन्हैया लाल की। इस पांव से उस पांव पर ये पांव बेवाई फटे, कांधे धरा किसका महल, हम नींव पर किसकी डटे। ये माल ठोटे ये माल ढोते थक गई, तकदीर खच्चर हाल की, कांधे धरी ये पालकी किस कन्हैया लाल की। फिर एक दिन आंधी चली, ऐसी कि पर्दा उड़ गया, अंदर अंदर न दुल्हन थी न दूल्हा, एक कौवा उड़ गया। तब भेद जाकर ये खुला, हमसे किसी ने चाल की, कांधे धरी यह पालकी, नाला अशरफी लाल की। ये जो हमको रोज झांसे झांसे दिए जा रहे हैं ना, हमको भी पता है क्या हो रहा है, इतनी सारी पूंजी कहाँ जा रही है, किन थोड़े से लोगों को जा रही है, उसका पूर्वाभास यहाँ है कि ये तो कन्हैया लाल की पालकी नहीं है, ये अशरफी लाल की पालकी। जिन कवियों ने सबसे पहली बार एक तरह से स्वतंत्रता को खारिज किया, यानी उनको ये स्वतंत्रता अधूरी लगती थी। कैलाश वाजपेयी ने तो लिखा कि शिला की तरह गिली है स्वतंत्रता। तो धूमिल एक ऐसे कवि थे जिन्होंने इस एक दूसरे प्रजातंत्र की तलाश को अपना लक्ष्य बनाया। जो दिया हुआ प्रजातंत्र था वो अधूरा, अपर्याप्त, स्वीकार्य। 20 साल बाद मैं अपने आप से एक सवाल करता हूँ, जानवर बनने के लिए कितने सब्र की जरूरत होती, और बिना किसी उत्तर के चुपचाप आगे बढ़ जाता हूँ, क्योंकि आजकल मौसम का मिजाज यूं है, ये खून में उड़ने वाली पत्तियों का पीछा करना लगभग बेमानी है। दोपहर हो चुकी है, हर तरफ ताले लटक रहे हैं, दीवारों से चिपके गोली के छर्रों और सड़कों पर बिखरे जूतों की भाषा में एक दुर्घटना लिखी गई है। हवा से फड़फड़ाते हुए हिंदुस्तान के नक्शे पर गाय ने गोबर कर दिया। मगर ये वक्त घबराए हुए लोगों की शर्म आंकने का नहीं, न ये पूछने का है कि संत और सिपाही में देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य कौन है। आ वापस लौटकर छूटे हुए जूतों में पैर डालने का वक्त ये नहीं है। 20 साल बाद और इस शरीर में सुल्तान गलियों में चोरी की तरह गुजरते हुए अपने आप से सवाल करता हूँ, क्या आजादी सिर्फ 3 थके हुए रंगों का नाम है, जिन्हें एक पहिया ढोता है, या इसका कोई खास मतलब होता है। और बिना किसी उत्तर के आगे बढ़ जाता हूँ चुपचाप। अक्सर कविता उत्तर नहीं देती, वो प्रश्न पूछती है और उत्तर के लिए खुली जगह छोड़ देती। कुमारेंद्र पारसनाथ सिंह, जो वामपंथी तो थे ही, गोली और गुलाब। गोलियां जवाब नहीं होती, सवाल पैदा करती। ये और है कि कभी कभी सवाल ही जवाब की तरह खड़े हो जाए। मैं अपने लिए गोली चुनना नहीं चाहूंगा, बल्कि गुलाब पसंद करूं। गुलाब यह तो यकीन दिलाते हैं कि धरती चाहे जैसी भी हो, उस पर खड़ा हुआ जा सकता है। गुलाब धरती से आसमान को मिलाते हैं, और जब अपना संगीत छेड़ते हैं, दुनिया अक्सर मेरे जहन से उतर जाती है। गोली मैं तब चुनूंगा जब धरती से आसमान का संवाद टूट जाएगा और भाषा अंधकार में ले जाकर हमारा साथ छोड़ देगी। मगर ऐसा नहीं होगा।
तो यहाँ एक आश्वस्ति भी है कि ऐसी दुर्घटना नहीं होगी जब भाषा अंधकार में ले जाकर हम साथ छोड़ दें। लोकतंत्र की सबसे संभवतः सबसे कम से कम कई और कवियों के साथ मिलकर सबसे गहरी, समझदार और तीखी आलोचना रवि सहाय ने की। कविता प्रसिद्ध मैं किसी और पक्ष में संग में पहले भी सुना चुका हूँ। अधिनायक। राष्ट्रगीत में भला कौन ये भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चन्ना गाता है, मखमल टमटम बल्लम तुरही बगरी छत्र चवर के साथ, तोप छुड़ाकर डोल बजाकर जय जय कौन कराता है, पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नरकंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है, कौन कौन है वह जन गण मन अधिनायक वह महाबली, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। ये एक राष्ट्रगीत की शब्दावली का उपयोग कर राजनीति ने जो किया है हमारे समाज में, उस पर टिप्पणी है कि दूसरी कविता वो भी प्रसिद्ध है, आपकी हंसी। निर्धन जनता का शोषण है कहकर आप हंसे, लोकतंत्र का अंतिम क्षण है कहकर आप हंसे, सबके सब है भ्रष्टाचारी कहकर आप हंसे, चारों ओर बड़ी लाचारी कहकर आप हंसे, कितने आप सुरक्षित होंगे मैं सोचने लगा, सहसा मुझे अकेला पाकर फिर से आप हंसे। मुक्ति प्रसंग जो एक लंबी कविता है राजकमल चौधरी का, उसका एक अंश है। आदमी को तोड़ती नहीं है लोकतांत्रिक पद्धतियां, केवल पेट के बल उसे झुका देती हैं धीरे धीरे अपाहिज, धीरे धीरे नपुंसक बना लेने के लिए उसे शिष्ट राजभक्त देश प्रेमी नागरिक बना लेती है। हमारे समय में क्या यही नहीं हो रहा है? आदमी को इस लोकतंत्री संसार से अलग हो जाना चाहिए, चले जाना चाहिए कस्साबों गांजाखोर साधुओं भिकमंगों अफीमची रंडियों की काली और अंधी दुनिया में, मसानों में अधजली लाशें नोच कर खाते रहना श्रेयस्कर है, जीवित पड़ोसियों को खा जाने से हम लोगों को शामिल नहीं रहना है इस धरती से आदमी को हमेशा के लिए खत्म कर देने की साजिश में। तो ये एक बहुत ही अतिरंजित प्रतिक्रिया है, लेकिन इसकी प्रामाणिकता से आप इनकार नहीं कर सकते। श्रीकांत वर्मा वो भी राजनीति की और सत्ता की अंततः विफलता के सबसे बड़े कवि। हिंदी में आधुनिक काल में किसी ने सत्ता की अंततः विफलता का ऐसा अन्वेषण नहीं किया है जैसा श्रीकांत वर्मा ने मगध में किया। उसी की एक कविता, काशी का न्याय। सभा बर्खास्त हो चुकी, सभासद चले, जो होना था सो हुआ, अब हम मुंह लटकाए क्यों है, क्या कश्मकश है, किससे डर रहे हैं, फैसला हमने नहीं लिया। सिर हिलाने का मतलब फैसला लेना नहीं होता, हमने तो सोच विचार तक नहीं किया। बहसियों ने बहस की, हमने क्या किया, हमारा दोष न हम सभा बुलाते हैं न फैसला सुनाते हैं, वर्ष में एक बार काशी आते हैं सिर्फ ये कहने के लिए कि सभा बुलाने की भी आवश्यकता नहीं, हर व्यक्ति का फैसला जन्म के पहले हो चुका। क्या हमारी संसद में जो हो रहा है वो काशी का न्याय ही नहीं है?
कैलाश वाजपेयी की परास्त बुद्धिजीवी का वक्तव्य। न हमारी आंखें हैं आत्मरत, न हमारे होठों पर शोक गीत। जितना कुछ ऊब सके ऊब लिए, हमें अब किसी भी व्यवस्था में डाल दो, जी जाएंगे। ऊर्ध्व संगमरमर पर लगे हुए छत्ते सी ये सारी दुनिया जिसे हम न पा सके, हमारी डंक छिदी देह को नहीं पता वहां कहीं शहद भी होता है। कटे हुए पैरों में अपनी हर यात्रा लपेटकर हम रेगिस्तानों में फैले पड़े हैं। वर्जित हो यूं तो अपनी सुविधा के लिए रेतीली छाती से पहिया निकाल दो, जी जाएंगे। पानी मटमैला है या खाली चेहरा नहीं पता, बाहर दरारें हैं या फटी आंखों में नहीं पता। ये जो बुद्धिजीवियों की एक तरह से आप कहें कि दुर्दशा है। रघुवीर सहाय ने डरा हुआ बेमन जिस डर का जिक्र किया है, वो डर विष्णु खरे के हैं। और आज हमारी अपनी राजनैतिक सामाजिक परिस्थिति में जो डर की व्याप्ति है, उस पर ये सालों पहले लिखी कविता, उसका लगभग एक पूर्वाभास है। डरो, कहो तो डरो कि हाय ये क्यों कह दिया, न कहो तो डरो कि पूछेंगे चुप क्यों हो। सुनो तो डरो कि अपना काम क्यों दिया, न सुनो तो डरो कि सुनना लाजमी तो नहीं था। देखो तो डरो कि एक दिन तुम पर भी ये ना हो, न देखो तो डरो गवाही में बयान क्या दूंगा। सोचो तो डरो वो चेहरे पर न झलक आया, न सोचो तो डरो कि सोचने को कुछ दे न दे। पढ़ो तो डरो कि पीछे से ढांकने वाला कौन है, पढ़ो तो डरो कि पीछे से झांकने वाला कौन है। न पढ़ो तो डरो कि तलाशेंगे क्या पढ़ते हो। लिखो तो डरो कि उसके कई मतलब लग सकते हैं। न लिखो तो डरो कि नई इबारत सिखाई जाएगी। डरो तो डरो कि कहेंगे डर किस बात का है। न डरो तो डरो कि हुक्म होगा कि डर। ये जो भयावह स्थिति है, क्या हमारे समय का एक बिल्कुल सटीक बखान नहीं है। क्या हम ऐसे ही डरे हुए और न डरे हुए तो डरने के लिए मजबूर लोग नहीं होते जा रहे हैं। कविता सच्चाई का ऐसा ही निडर बखान हो। आजकल मैंने जिक्र किया कि झूठ का बहुत ही व्याप्ति है, बड़ा वर्चस्व है और शिखर से झूठ बोला जाता है। ऋतुराज की कविता है समाज सुधार। एक आदमी को झूठ बोलने के लिए पहले से ही तय कर लिया गया। वह कहेगा इतनी रेत मिलाई गई है सीमेंट में, इतने निर्धनों में बांटी गई है सहायता राशि, इतनों को शामिल किया गया है सड़क निर्माण में। उच्च कुलशील के पंख लगा दिए गए थे, पहियों के ऊपर वक्त पड़ने पर उड़ जाए, बैठ सके किसी चोटी पर। चुनाव से पहले वहां संकट अधिक घने हुए थे, लेकिन जगह बुहार दी गई थी। सम्मेलन से एक दिन पहले औरतों को 2-3 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए पढ़ा दिया गया था। घूंघट को थोड़ा सरका कर एक औरत उस झूठ की तरफ देखती, फिर रटा हुआ उत्तर दूसरे झूठ की तरफ देखकर बोलती। विशेष संवाददाता ने अखबार में खबर दी थी कि निकट भविष्य में एक बड़ा सम्मेलन होगा, इसमें समीक्षा की जाएगी अब तक कितनी प्रगति हुई है। तो अगर आप कविता कहाँ कहाँ जाती है, बिल्कुल सामान्य स्थानीय स्तर पर जो झूठ का व्यापार है उसको दर्ज करने वाली कविता।
और यही धीरे धीरे बढ़ते हुए विराट सामाजिक राजनीतिक धार्मिक झूठों में बदलता रहता है। गोरख पांडे, समझदारों का गीत। हवा का रुख कैसा है हम समझते हैं, हम उसे पीठ क्यों दे देते हैं हम समझते हैं, हम समझते हैं खून का मतलब, पैसों की कीमत हम समझते हैं, क्या है पक्ष में विपक्ष में क्या है हम समझते हैं। हम इतना समझते हैं कि समझने से डरते हैं और चुप रहते हैं। चुप्पी का मतलब भी हम समझते हैं। बोलते हैं तो सोच समझ कर बोलते हैं। हम बोलने की आज़ादी का मतलब समझते हैं। टुटपुंजिया नौकरियों के लिए आज़ादी बेचने का मतलब हम समझते हैं। मगर हम क्या कर सकते हैं अगर बेरोजगारी अन्याय से तेज दर से बढ़ रही और आज़ादी और बेरोजगारी दोनों के खतरे हम समझते हैं। हम खतरों से बाल बाल बच जाते हैं, हम समझते हैं। हम क्यों बच जाते हैं ये भी हम समझते हैं। संभवतः ये कविता की समझ का ही एक दस्तावेज है। राम विष्णु नागर। मुझे कानून का पता नहीं है क्योंकि कानून तो उनके लिए होता है जो कानून बनाते हैं। कानून उनके लिए नहीं होता, या कानून उनके लिए नहीं होता, कानून बनाओ। मुझे कानून का पता नहीं था लेकिन मुझे बताया गया था कि मैंने उसका उल्लंघन किया है। मुझे जेल का पता नहीं था और मुझे जेल में डाल दिया गया। मुझे मौत का पता नहीं था और मुझे मौत की सजा सुना दी गई। मुझे राष्ट्रपति का पता नहीं था और पता चला कि उन्होंने मुझे जीवन दान देने से मना कर दिया। मैं उनसे कहता हूँ, अब तो मुझे कानून के बारे में बता दो। वे कहते हैं, तुम्हें मौत की सजा सुनाना ही कानून है और ये कानून उन सब पर सख्ती से लागू होता है जिन्हें नहीं मालूम कि कानून क्या होता है। और कानून का कानून है कि वह उनकी कोई मदद नहीं करता जो कानून की मदद नहीं करते। तो देखिए इसमें जो व्यंग है और जो पीड़ा है दोनों का, और कुछ ही शब्दों के खेल से कविता कितनी तीखी सच्चाई की ओर इशारा कर रही है। उदय प्रकाश की कविता है, कवि की पीड़ित खुफिया आंखें। हत्यारे ने उस औरत को मारने में 2 मिनट लगाए। उस पर 2 शताब्दियों तक चलता है मुकदमा। इसने सार्वजनिक कोर्ट से साफ साफ उड़ा लिए सैकड़ों करोड़ रुपए। उसकी 70 साल तक जांच करता है जांच आयोग। कोई किसी से पूछता है, क्यों ये समय इतना निरपेक्ष और किसी अक्षम्य पाप जैसा है। जब नहीं सुनता कोई किसी की बात तो एक उपेक्षित कवि अपने कान समूची पृथ्वी पर लगाता है। हर अंधेरे में सुलगती हैं उसकी पीड़ित आत्मा की खुफिया आंखें। अप्रासंगिकताएं क्यों हावी हैं इस कदर तमाम अच्छी और जरूरी चीजों पर। जो चीजें ठीक ठाक हैं, वो जो चाहिए तमाम लोगों को, उनका विज्ञापन क्यों नहीं दिखाई देता कहीं, उनकी कोई कीमत क्यों नहीं बची। कुछ बताएंगे आप। तो ये भी आप सोचिए कि ये जो सार्वजनिक कोष से सैकड़ों करोड़ों रुपए माफ किए जा रहे हैं बड़े बड़े पूंजीपतियों के, उन पर कुछ नजर डालने की ये कविता उकसाहट है। मनमोहन, जिल्लत की रोटी। पहले किल्लत की रोटी थी, अब जिल्लत की रोटी है। किल्लत की रोटी ठंडी थी, जिल्लत की रोटी गर्म है। बस उस पर रखी थोड़ी शर्म है। थोड़ी नफरत, थोड़ा खून लगा है। इतना नामूल, इतना नामामूल कि कौन कहेगा खून लगा है। हर कोई यही कहता है, कितनी स्वादिष्ट, कितनी नर्म, कितनी खुशबूदार होती है ये जिल्लत की। असद ज़ैदी।
पौर्वात्य निरंकुशता। जो गरीब है उसे अपने गांव से आगे कुछ पता नहीं। कम गरीब है जो उसने देखा है पूरा जिला। सिर्फ अनाचारी जालिमों ने देखे हैं राष्ट्र और राज्य। लाए हैं वे ही देशभक्ति की नई तरकीब, जो लोगों को गाजर और मूली में बदलती है गरीब सूखे अचार में। अंग्रेजों को भी भारत बड़ा भारतीय नजर आया था, नजर आने लगा है जैसा अचानक अब हिंदी के कुछ अखबार नवीसों को। अरुण कमल। संविधान का अंतिम संशोधन। संविधान के संयुक्त अधिवेशन ने ध्वनिमत से संविधान का अंतिम संशोधन पारित कर दिया, जिसके अनुसार अब से किसी भी सिक्के में एक ही पहलू होगा। इस प्रकार सहस्त्रों वर्षों से चला आ रहा अन्याय समाप्त हुआ। ये जो न्याय का हमारे समय में एक बड़ा भारी विद्रूप है, उसकी ओर इशारा है। संजय चतुर्वेदी। पानी में सबद की चोट उठाए। कविता घुमड़े भव सिंधु मथै जल में जल जान रहे न रहे। कविता घुमड़े भव सिंधु मथै जल में जल जान रहे न रहे। सम्मान रहे मन मंदिर में सर पे भगवान रहे न रहे। इंसान रहे तहजीब रहे शातिर ईमान रहे न रहे। हाथन में को काम रहे पोथी में ज्ञान रहे न रहे। बकवास रहे आभास रहे तिकड़म अभियान रहे न रहे। उत्पात रहे प्रतिवाद रहे गुणगान दुकान रहे न रहे। सुर के आगे मैदान रहे उर में श्रीमान रहे न रहे। पानी में सबद की चोट उठे काया में पिरान रहे न रहे। देवी प्रसाद मिश्र। नौकरशाह गठबंधन। नौकरशाह का संबंध मिल मालिक से है और मिल मालिक का मेल मिलाप बैंकर से है और बैंकर की गलमाही कारपोरेट से है और कारपोरेट का गठबंधन फाइनेंसर से है और फाइनेंसर का रिश्ता उद्योगपति से है और उद्योगपति का गठजोड़ अपराधी से है और अपराधी का राबता तस्कर है और तस्कर का ताल्लुक फिल्म बनाने वाले से है और फिल्म बनाने की रब्त जब्त माफिया से है और माफिया का लेन देन पुलिस से है और पुलिस की दांत काटी सरकार से है और सरकार का संबंध राजनीतिज्ञ से है। राजनीतिज्ञ कहता है कि उसका जनता के साथ रिश्ता अटूट है। अंततः सारी मुश्किलें जनता के साथ जनता के संबंध में आती हैं। अब ये दो अंतिम कविताएं हैं जो अष्टभुजा शुक्ल। यह जीवन हमने भी ढोया गूथ गूथ कर कच्ची मिट्टी मोटी रोटी खोया। उसमें नमक मिलाकर चाटा झूठे ही मुंह धोया। बालू जितना पानी पीकर पानी पकड़े सोया। रोते रोते हंसा बीच में हंसते हंसते रोया। शत्रु मित्र को परख न पाया पूरी हांडी टोया। बना रहा किरकिरी आंख की सोने दिया न सोया। रखा गा इस अदा में लिखा वेद लिख रहा गोया। बिया भर हुआ बिया से ऐसा बिया बोया। पोहे के कुछ चने सुबह थे सायं जिन्हें भिगोया। आने वाले राज पा गए अष्टभुजा सब खोया। और ये अंतिम कविता है कृष्ण कल्पित की, जिसका शीर्षक है 12 मासा। अब देखें कि जो पारंपरिक 12 मासा है उसको एक कवि कैसे बदल सकता है और कैसे उसको राजनीतिक बखान के रूप पुनराविष्कृत कर सकता है। जनवरी बलात्कार के लिए मुफीद महीना है। फरवरी में किसी का भी कत्ल किया जा सकता है। मार्च लड़कियों के घर से भागने का मौसम है। अप्रैल में किया गया अपहरण फलदायक होता है। मई में सामूहिक हत्याकांड अच्छे से किया जा सकता है। जून के महीने में दलितों के घर लहक कर जलते हैं। जुलाई में मुसलमानों को मारा जा सकता है।
अगस्त में तो बच्चे मरते ही हैं, सितंबर में किसान चाहें तो पेड़ों से लटक सकते हैं, अक्टूबर में डिफॉल्टर देश छोड़कर भाग सकते हैं, नवंबर गोरक्षकों के लिए आरक्षित है, वे किसी भी निरपराध नागरिक को सरेआम मार सकते हैं, दिसंबर में आप आंसू बहा सकते हैं, प्रायश्चित कर सकते हैं और अगर चाहें तो कृष्ण कल्पित के विरुद्ध विज्ञप्ति जारी कर सकते हैं। तो मित्रों, राजनीति पर कविता में जो भिन्न रुख अपनाए गए, इन विधियों से उसको देखा गया है और उस पर एक आलोचनात्मक रुख अपनाया गया है, उससे उसकी जो सर्वग्रासिता है उसको कैसे प्रश्नांकित किया है, इसका कुछ लेखा जोखा मैं आज किया। धन्यवाद। जी शुक्रिया अशोक जी, हमसे जुड़ने के लिए और कविता का पक्ष में इस विषय पर, कविता और राजनीति पर अपनी बात रखने के लिए धन्यवाद। और मित्रों, इस कड़ी में तमाम लेखकगण और भावगण जुड़े हुए हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं भी हमें मिल रही हैं, जिन्हें हम स्क्रीन पर रखते चले गए। कविता और राजनीति को लेकर अशोक जी ने कई महत्वपूर्ण बातें कही और उस संदर्भ में कई कविताओं को भी उद्धृत किया। कुछ देर और इस विषय पर रहते हैं। मित्रों, सुपरिचित कवि कथाकार नवीन सागर जी की एक कविता है जो मुझे इस अवसर पर याद आ रही है। बाहर जब दरवाजे पर आएगा, बाहर जब दरवाजे पर आएगा। इसमें भी राजनीति किस तरह हम सभी के भीतर पैवस्त होती जा रही है, इस ओर संकेत है। हर एक के साहस का समय है, अकेला एक कायर सबको मार सकता है। पुरखे जो देकर गए जीवन, वह छीना जाएगा जल्दी ही। पुरखों के नाम पर पुरखों की हत्या होगी। घरों में कातिल घुसेगा जिंदगी ठीक ठाक करने, सोने और जागने, खाने पीने और रोने हंसने, बोलने न बोलने का, मरने जीने का फैसला करने। घरों में कातिल घुसेगा और उसके नाम के मान सम्मान की झांकी होगी राजनीति, और उसके नाम के मान सम्मान की झांकी होगी राजनीति। झूठ उसकी माला में गूंथेगा सच्चाई, भीड़ उसके कदमों में गिरेगी पागल। वह कातिल पहले दिन से पहचाना जाएगा, वह कातिल पहले दिन से पहचाना जाएगा, पर आखिरी दिन तक मारा नहीं जाएगा। वह रूप बदल सब में समा जाएगा। वह भीतर पहले से होगा मौजूद, बाहर जब दरवाजे पर आएगा। वह भीतर पहले से होगा मौजूद, बाहर जब दरवाजे पर आएगा। तो इस विषय पर हमने देखा आज के इस वक्तव्य में ऐसी कई बिंदुओं, ऐसे कई पक्षों पर आज अशोक जी ने अपनी बात रखी। और राजनीति की बात साहित्य में, और यहां अगर हम देखें तो कविता में निश्चय ही बेहद महत्वपूर्ण है। उन कविताओं में भी जहां राजनीति सीधे सीधे
दिखाई नहीं पड़ती है, दरअसल राजनीति की ओर कोई न कोई संकेत अवश्य होता है। नेमी चंद्र जैन एक जगह लिखते हैं, बतलाते हैं कि राजनीति आज इस प्रकार इतने विविध रूपों और इतनी दूर तक समुदाय और व्यक्ति के जीवन में घुस आई है कि उससे किसी के लिए तटस्थ होने की गुंजाइश नहीं। हम देखते हैं कि कई बार कई कवियों पर अपने समय की समस्याओं से बिलग रहने का आरोप लगाया जाता है, या वे कई ऐसे महत्वपूर्ण सवालों पर चुप रह जाते हैं। मगर कई बार हम ऐसा जब करते हैं तो कभी कर्म के प्रति कुछ कहिए कि अतिरिक्त रूप से सजग होते हुए उससे कुछ अधिक उम्मीद भी कर बैठते हैं, और उस अपेक्षा में कुछ ऐसी बातें भी हम सोच लेते हैं। मगर जहां चुप्पी है वहां भी राजनीति के लिए कितनी गुंजाइश है, इसे हम समझ सकते हैं। और यहां पर मैं ब्रेख्त की एक बेहद प्रचलित, बेहद बार बार उद्धृत की गई कविता की कुछ एक पंक्तियां रखना चाह रहा हूं। यह कैसा जमाना है कि पेड़ों के बारे में बातचीत भी लगभग जुर्म है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कुकर्मों के बारे में चुप्पी शामिल है। ऐसी कई और बातें हम लोग इस विषय पर कर सकते हैं, मगर मुझे लगता है कि काफी समय हो गया है। लगभग हम लोग 1 घंटे से भी 1.25 घंटे होने को आ रहे हैं। तो एक कविता और मैं यहाँ पर रखना चाह रहा हूं, उसको सुनते हुए हम लोग आज की इस कड़ी को विराम देंगे। और वह कविता है सुरजीत पातर की। कल ही उनका निधन हुआ। पंजाबी के बेहद प्रसिद्ध कवि और अनुवादक सुरजीत पातर। तो कैसे कवि राजनीति को लेकर स्वयं ही, या उसके दबाव को लेकर स्वयं ही कई अंतर्द्वंदों में रहता है, यह कविता उसको लेकर है, जिसका शीर्षक है कभी नहीं सोचा था, और इसके अनुवादक हैं चमन लाल। तो इस कविता के साथ हम सुरजीत पातर जी को श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं, और यह कविता इस अवसर पर मैं सुना रहा हूं। वे लिखते हैं, वैसे तो मैं भी चंद्रवंशी सौंदर्यवादी संध्यामुखी कवि हूं। वैसे तो मैं भी चंद्रवंशी सौंदर्यवादी संध्यामुखी कवि हूं। वैसे तो मुझे अच्छी लगती है कमरे की हल्की रोशनी में उदास पानी की तरह चक्कर लगाते एलपी से आती यमन कल्याण की धुन। वैसे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है शब्दों और अर्थों की चाबियों से कभी ब्रह्मांड को बंद करना, कभी खोल देना। क्लासरूम में बुद्ध की अहिंसा भावना को सफेद कपोत की तरह परोसना, इक्लिप्टस जैसे हुस्नों पर बादल की तरह रिस रिस बरसना। वैसे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है आसमान पे सितारों को जोड़ जोड़कर तुम्हारा और अपना नाम लिखना। अब यहां तक कवि अपने स्वभाव की बात कर रहा है, और आगे उसमें राजनीति किस तरह आती है यह देखिए, समय कैसे गुंजायमान होता है। सुरजीत पातर आगे लिखते हैं, लेकिन जब कभी अचानक बंदूक की नली से निकलती आग से पढ़ने गए हुओं की छाती पर उनका भविष्य लिखा जाता है, या गहरे बीजे जाते हैं ज्ञान के शर्रे, या सिखाया जाता है ऐसा सबक कि घर जाकर मां को सुना भी न सकें, तो मेरा दिल करता है जंगल में छिपे गुरिल्ले से कहूं, ए लो मेरी कविताएं जलाकर आग सेंक लो। उस क्षण उसकी बंदूक की नली से निकलती आवाज को खूबसूरत शेर की तरह बार बार सुनने का जी चाहता है। हिंसा भी इतनी काव्यमय हो सकती है
मैंने कभी सोचा न था। सफेद कपोत लहूलुहान मेरे उन सफेद पन्नों पर आ गिरता है जिन पर मैं तुम्हें खत लिखने लगा था। खत ऐसे भी लिखे जाएंगे, मैंने कभी सोचा न था। तो राजनीति किस तरह हमारे जीवन को प्रभावित करती है और कैसे, जिसकी चर्चा अशोक वाजपेयी जी ने की कि उसकी सर्वग्रासिता है, या कैसे वह साधारणीकरण में यकीन रखता है, या मेरे पक्ष में या उसके पक्ष में, तीसरा कोई विकल्प नहीं। इन सब से इतर कविता एक स्वाधीनता का आग्रह रखते हुए कैसे उस राजनीति से भी मुठभेड़ करती है, उसकी आंखों में आंखें मिलाकर अपनी बात रखती है, सच को सच की तरह जीने का हमें हौसला देती है, हम समझ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।